तो पिछले लेक्चर में हमने पोइसन इक्वेशन का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। और पोइसन इक्वेशन जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम पोटेंशियल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में कनेक्ट करें तो एक इक्वेशन बनता है डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी और उसी पॉइंट पर डेल स्क्वायर वी, ये इस रिलेशन से आते हैं, पोइसन इक्वेशन कहलाता है। और अगर ये राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाए, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाए, चार्ज हो ही नहीं, तब ये इक्वेशन बन जाता है डेल स्क्वायर वी बराबर ज़ीरो, जिसको हम लोग लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। और कई सारे ब्रांचेस में ये इक्वेशन यूज़ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के हम इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन आप दूसरे ब्रांचेस में भी कई बार आपको ये इक्वेशन से मुलाकात होगी और यही सब सॉल्यूशंस वहाँ भी काम आएंगे, यही सब प्रॉपर्टीज़ वहाँ भी काम आएंगी। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इसको समझने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए। और वो ऐसा है कि हम कार्टेशियन सिस्टम में काम करेंगे और ये मान करके चलेंगे कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल बदल रहा है। रो ज़ीरो होने का मतलब है कि चार्ज फ्री रीजन होना चाहिए। हम जिस रीजन की बात करें, जिस वॉल्यूम की बात करें, उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद चार्ज हो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस वॉल्यूम में हम इस इक्वेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें कि ये एक प्लेन है, एक इन्फिनिट टाइप का प्लेन है। और कैसा प्लेन है ये? मान लीजिए z इज इक्वल टू एल, ये प्लेन है। और एक दूसरा प्लेन ऐसा ही है, वो भी इन्फिनिट टाइप का है, और वो है z इज इक्वल टू ज़ीरो। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो वॉल्यूम आ गया है ये काफ़ी बड़ा सा है, तो इसलिए बाउंड्रीज़ की बहुत चिंता नहीं करने का है। इन दोनों प्लेन्स के बीच वाला जो वॉल्यूम है जिसमें चार्ज नहीं है, हम मान करके चलेंगे, उसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। और चार्जेस और दूसरी जगहों पर हो सकते हैं, और हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे इस z इज इक्वल टू ज़ीरो में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है पूरे प्लेन पे। यहाँ पूरे प्लेन पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं है, वो वी नॉट है, लेट अस से वी नॉट है ये। तो यानी इस पूरे सरफेस पर और इस पूरे सरफेस पे मुझे पोटेंशियल पता है। लैप्लास इक्वेशंस जब आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर यही होगा कि पहले आप एक रीजन डिफाइन करेंगे, एक वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, वो कई उसकी बाउंड्रीज होंगी, सरफेसेस होंगी, बाउंड्री सरफेसेस होंगी। एक सरफेस हो सकता है, एक से अधिक सरफेसेस हो सकता है, और उन सरफेसेस पर मुझे पोटेंशियल का मान पता होगा और उस बीच के रीजन में हमें पता करना है। तो इस प्रकार के सिचुएशन है। तो ये इसके बाउंडिंग सरफेसेस हैं, ये वॉल्यूम है, ये उसके बाउंडिंग सरफेसेस हैं, और यहाँ हमें पोटेंशियल पता है। और पूरे में एक ही पोटेंशियल यहाँ है, पूरे में एक ही पोटेंशियल यहाँ है, इसलिए अंदर के रीजन में भी जो पोटेंशियल है वो केवल z डायरेक्शन में बदलेगा, x और y डायरेक्शन में नहीं बदलेगा। क्योंकि x और y डायरेक्शन में अगर हम आगे जाते हैं तो इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, सब एक ही तरीके का सिचुएशन है। और इस कारण से हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो पोटेंशियल v है वो v सिर्फ डिपेंड कर रहा है z पे। किसी पॉइंट का जितना z है वो डिटरमाइन कर रहा है कि इसका पोटेंशियल कितना है, और x और y से इंडिपेंडेंट है। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम में इस इक्वेशन को लिखते हैं तो बनता है del 2 del x स्क्वायर ऑफ v प्लस del 2 del y स्क्वायर ऑफ v प्लस del 2 del z स्क्वायर ऑफ v, ये इक्वेशन बनता है। और x और y पे चूँकि डिपेंडेंस नहीं है v का, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, और del 2v del z स्क्वायर ये बराबर ज़ीरो हो जाता है। और ये ज़ीरो होता है चूँकि एक ही वेरिएबल का है, तो आप इसको टोटल डिफरेंशियल्स भी लिख सकते हैं, d2v dz स्क्वायर बराबर ज़ीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आप लिखिए डी डी जेड ऑफ डी वी डी जेड बराबर ज़ीरो, और इसका अर्थ हो गया कि ये डी वी डी जेड जेड से इंडिपेंडेंट है, जेड में डिफरेंशिएट करने पर ज़ीरो होता है,
एक्स और वाई से तो हर चीज़ इंडिपेंडेंट है ही, डी वी डी जेड बराबर C1 कांस्टेंट। और डी वी डी जेड अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से आप v तुरंत लिख सकते हैं, डी जेड को उधर ले जाइए और इंटीग्रेट कीजिए, v बराबर C1z प्लस C2। अब C1 और C2 के मान निकालने के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल कीजिए। इस बाउंड्री पे जहाँ z बराबर 0 है वहाँ v बराबर 0 है, z बराबर 0 है वहाँ v बराबर 0, तो 0 इज इक्वल टू z बराबर 0, तो ये C2, 0 इज इक्वल टू C2। और जो हाँ z बराबर L है वहाँ v बराबर V0 है, तो V0 इज इक्वल टू C1L प्लस C2 ऐसा, और C2 0 है अर्थात C1L, तो C1 हो गया V0 बाई L ऐसा, और इसलिए कुल मिलाकर के फंक्शन बन गया v बराबर, यहाँ देखें C1z, C1 का मतलब है V0 बाई L और z और प्लस C2 अर्थात 0। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता हुआ जाएगा, ये हमने इस इक्वेशंस में से निकाल करके लाया। इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये अगर L है, यहाँ Z है ये, और यहाँ V है, और ये 0 है, और ये V0 है, तो फिर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को आप मिलाएंगे, ये इसका ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को इधर नहीं खिसकाना और इस ग्राफ को इधर नहीं खिसकाना, ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम z लेस देन 0 पे गए तो यानी हम इसके नीचे जा रहे हैं, हम अपने रीजन को छोड़ रहे हैं, रीजन में इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसको इंक्लूड करेंगे तो फिर ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, तो फिर पता नहीं यहाँ चार्जेस हो सकते हैं या और कहीं चार्जेस हो सकते हैं, चार्ज फ्री नहीं हो सकता। इसके लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि चार्ज फ्री है। इसी तरह L से उधर नहीं जा सकते, इसी के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि चार्ज फ्री है। इसके इधर में क्या है, यहाँ चार्जेस है कि नहीं, यहाँ चार्जेस है कि नहीं, ये कुछ हम कह नहीं रहे, कमिट नहीं कर रहे, इसलिए इतने ही ग्राफ खींचेंगे इसमें। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है जो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ तो आपको बहुत ट्रिवियल लगेगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ हैं। और वो क्या है? पहली कि इस पूरे रीजियन में यानी z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू L तक, इसमें v में कहीं भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अगर घट रहा होता तो लगातार घटता ही चला जाता। अगर हमने यहाँ 0 लिया होता, यहाँ V0 लिया होता तो कुछ उल्टा हो गया होता। तो बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चलेगा, घट रहा है तो घटता ही चलेगा। लैप्लेस इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो होते हैं, जिस रीजियन के लिए वो लिखे जा रहे हैं, उस रीजियन में उस स्केलर फंक्शन का कभी भी कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं होता है। वो एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड पॉइंट पर ही होंगे, यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, वो एंड पॉइंट पर ही होंगे। ये एक बड़ी जोरदार प्रॉपर्टी है। द सॉल्यूशंस of Laplace equation do not have maxima or minima in the interior of the region। भीतर में कहीं मैक्सिमा मिनिमा नहीं होंगे। जो मैक्सिमा मिनिमा होने हैं वो उसके बाउंड्रीज पर ही हो सकते हैं। ये z इक्वल टू 0 इसकी बाउंड्री है, मेरे रीजन की बाउंड्री है। z इज इक्वल टू L मेरे रीजन की बाउंड्री है। उस बाउंड्री पर मिनिमम या मैक्सिमम हो सकते हैं। दे कैन हैव मिनिमम और मैक्सिमम
only at the boundaries। ये एक चीज आपने देखी। और दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि इस रेंज के अगर हम मिडल पर हो, जैसे ये z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू L/2, ये अगर हमारा रेंज है तो हम z इक्वल टू L/2 पे हैं। वहाँ पर क्या वैल्यू होगा? L/2 पर जो वैल्यू होगा ये इसका और इसका एवरेज होगा, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का एवरेज होगा, V0/2 होगा। ये अगर L/2 है तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर z को L/2 रख दें तो ये V0/2 है, ये V0/2 है। तो एंड पर जो वैल्यूज़ हैं उनका अगर आप एवरेज ले लीजिए तो आपको बीच के बिंदु का पोटेंशियल मिलता है या उस फंक्शन का वैल्यू मिलता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। द एवरेज ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? जिसका आप del स्क्वायर लिख रहे हैं, ये पूरा इक्वेशन जिस फंक्शन के लिए लिख रहे हैं वो फंक्शन। द एवरेज ऑफ द फंक्शन एट बाउंडरीज, जो भी बाउंडरीज है, is equal to the value at the center। और बाउंड्रीज की भी जरूरत नहीं है, आप कोई दो वैल्यूज ले लीजिए, इसको भी और जनरलाइज कर लीजिए, आप इसको भी जनरलाइज कर कोई दो वैल्यूज ले लीजिए, उस रीजन के अंदर में कोई दो वैल्यूज ले लीजिए और उन दो वैल्यूज के ऊपर यहाँ फंक्शन के कुछ वैल्यूज हैं और उन दो वैल्यूज का आप मिड ले लीजिए और वहाँ पे उसको देख लीजिए, इन दोनों का जितना एवरेज है वही यहाँ पर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग, ये 1D के लिए है लेकिन ये आगे जनरलाइज होने वाला है, टेकिंग एनी रेंज in the given region। okay, let me write two sentences। take any range in the given region, the average value of the function at the boundary of the range, at the boundary of the range is same as the value of the function at the center of the range। तो क्या क्या हमने अपने रीजन के अंदर में जिसमें कि वो लैपलेस इक्वेशन वैलिड है, उस रीजन के अंदर हमने कोई एक रेंज ले लिया, उसके ये दो बाउंड्री पॉइंट्स हो गए और बाउंड्री पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज मैंने लिया, तो उस रेंज के मिडिल पॉइंट के एवरेज पर चले आए, के वैल्यू पे चले आए, वैल्यू के बराबर हो गया। ये दो प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं जो कि बड़ी रोचक हैं। एक ये कि कहीं मैक्सिमम और मिनिमम जब होंगे तो बाउंड्री पर ही होंगे, और दूसरा कि सेंटर पर जो वैल्यू है और उसके बाउंड्रीज पर जो वैल्यूज़ है उनका उनमें रिलेशन है, बाउंड्री वालों का एवरेज बराबर है सेंटर पर के वैल्यू के। अब चलते हैं हम 3 डायमेंशन में और इसी रिजल्ट को देखते हैं कि 3 डायमेंशन में कैसा निकल करके आता है। तो 3 डायमेंशंस में ये प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम एक चार्ज Q लेते हैं, सोचते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q है यहाँ पे और एक ये बाकी का सारा जो है ये चार्ज फ्री रीजन है, और इसमें हम एक छोटा वॉल्यूम बनाते हैं, छोटा बड़ा कोई भी वॉल्यूम बनाते हैं, हम ऐसा वॉल्यूम बनाते हैं, कैसा? स्फेरिकल वॉल्यूम।
ये जो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हैं उन वॉल्यूम्स की आप चर्चा सोचिए। उस वॉल्यूम का ये बाउंडिंग सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका जो सरफेस है, इस स्फेरिकल वॉल्यूम का जो सरफेस है वो भी स्फेरिकल है, वो उसका बाउंडिंग सरफेस है, इसको बाइंड कर रहा है, इसको बांध के रख रहा है ये। तो अगर हम यहाँ इसके ओरिजिन ले लें और ओरिजिन ले करके हमने यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया कोई DA इसके सरफेस के ऊपर, और इस चार्ज के कारण से, और यहाँ हमने क्या पोटेंशियल है, इस चार्ज के कारण यहाँ क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को V कहा और V इंटू DA बनाया, V इंटू DA। और ऐसा हर एक सरफेस एलिमेंट के लिए हमने किया, हर सरफेस एलिमेंट के लिए इस स्फेरिकल सरफेस पे हमने DA 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 सब जगह पर बांट लिए, और हर पॉइंट के ऊपर वहाँ जितना पोटेंशियल है और वहाँ जो DA है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया पूरे इस सरफेस के ऊपर, इस क्लोज सरफेस के ऊपर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो हमने क्या किया, V को एरिया, छोटे एरिया से मल्टीप्लाई कर करके और सबको जोड़ दिया। तो एवरेज V निकालना अगर है इसका, एवरेज V, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया से भाग लगा देंगे। सिर्फ टोटल एरिया से हमने कुल मिला के जो पूरे एरिया पर हमें एवरेज निकालना है। जैसे हमने वहाँ किया था कि एक रेंज लिया 1 डायमेंशन में, और जो एंड पॉइंट्स थे वो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स थे, वहाँ पर हमने पोटेंशियल देख के उसका एवरेज लिया। यहाँ पर हमारे बाउंड्री पॉइंट्स 1 2 4 नहीं है, पूरा सरफेस जो है स्फेरिकल वही मेरा बाउंड्री है, इसका बाउंड्री है। तो उस पूरे बाउंड्री पर के पॉइंट्स का एवरेज लिखने के लिए हम उस पर एक ये छोटा एलिमेंट बनाएंगे DA, वहाँ पर क्या पोटेंशियल है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में जोड़ेंगे और उस एरिया से टोटल से भाग लगा देंगे। ये हमें एवरेज पोटेंशियल मिलेगा, V एवरेज। निकालिए कितना आता है ये। तो Z एक्सिस चूज करना है अभी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन है उसको आप Z एक्सिस ले लीजिए, इसको आप Z एक्सिस ले लीजिए, ये Z एक्सिस हो गया। और उसके बाद फिर इसको आप मिलाएंगे ऐसा, तो ये थीटा बनेगा। Z एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा बनता है, और यहाँ पे आके कुछ फाई होगा, कहाँ पर है इस स्फीयर पे उसके अनुसार कुछ फाई होगा। तो इस पॉइंट पर अगर DA बनाना है आपको, तो आप DA की जगह लिखेंगे r² साइन थीटा और d थीटा d फाई। बहुत बार कर चुके हैं ऐसा हम लोग। अगर हमें स्फेरिकल सरफेस पर कोई एलिमेंट लिखना होता है तो हम ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके r d थीटा एक भुजा और r साइन थीटा d फाई दूसरी भुजा, ऐसे करके ये बनता। तो ये DA हो गया। V लिखिए, V कैसे लिखेंगे, तो V लिखने के लिए ये जो Q पॉइंट है यहाँ पे और O से चल करके और यहाँ तक गए हैं, A कह दीजिए, Q तो चार्ज है, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को आप कुछ नाम दीजिए और इसको आप कह सकते हैं, ये जो दूरी है ये कुछ Z0 है, ऐसा, वो फिक्स्ड है। और ये दूरी जो है R, ये भी फिक्स्ड है, ये रेडियस है स्फीयर का। लेकिन ये दूरी फिक्स्ड नहीं है, A से लेकर के इस DA तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को अगर आप T कहें तो क्या होगा, T² बराबर Z0² प्लस कैपिटल R² और फिर प्लस 2Z0R cos थीटा माइनस, राइट, माइनस या प्लस। अगर हमारा थीटा बराबर 0 हो तो ये उससे कम होगा, इसलिए माइनस। कैसे याद किया मैंने, प्लस या माइनस। अगर हम थीटा बराबर 0 ले लें तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कम हो जाएगी, Z0 से कम हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम प्लस रखे होते और थीटा को 0 कर दिया होता हमने, तो फिर ये Z0 प्लस R Z0 से और अधिक हो जाता, तो
तो माइनस ये है। और जो पोटेंशियल है V इस पॉइंट पर वो है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये डिस्टेंस। और dA जो है वो है ये, तो V एवरेज बराबर जब लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये टोटल एरिया बनेगा, तो उस टोटल एरिया को हम 1 बाई टोटल एरिया अलग से लिख लेते हैं। ये टोटल एरिया हो गया, ये नीचे ये इंटीग्रल dA जो है टोटल सरफेस एरिया वो ये हो गया। और अब ऊपर में V dA का इंटीग्रेशन करना है, तो V हुआ Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट T और dA हुआ कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा और d फाई। और इसका इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन, एक फाई पे और एक थीटा पे। तो फाई का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, फाई का इंटीग्रेशन तो 2 पाई डी फाई को केवल इंटीग्रेट कर देना है और पूरे इस पे जाना है, सरफेस पे जाना है, स्फेरिकल सरफेस पे, तो ये 2 पाई बन जाएगा ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप 2 पाई कर दीजिए, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये Q को भी और क्यू आर स्क्वायर को भी आप, आर स्क्वायर को तो आप काट ही दे सकते हैं, आर स्क्वायर को तो हटा ही दीजिए यहाँ से, और ये बन गया, इस Q को भी आप बाहर ले लीजिए। और यहाँ पर है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब जो बच गया उसको देखिए, अब बच गया आपके पास साइन थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाई टी। और थीटा का वैल्यू जो है वो जाना चाहिए फुल रेंज 0 टू पाई। और इस इक्वेशन को फिर से देखिए, इस इक्वेशन को, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो ये बनता है टी स्क्वायर का आप लिखेंगे 2t dt, और यहाँ 0 यहाँ माइनस 2z0r, और कॉस थीटा को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा, और एक माइनस ऐसा। तो साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 से 2 को भी काट डालिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू टी डी टी डिवाइडेड बाई टी डी टी डिवाइडेड बाई z0r। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को ले जा रहे हैं t में। तो ये जो इंटीग्रेशन था मेरा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टी, इसको अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा की जगह पे टी डी टी डिवाइडेड बाई z0r और डिवाइडेड बाई टी, ऐसा। अब ये t पे हो गया, और t का वैल्यू जो है थीटा बराबर 0 पे देखिए क्या है, और थीटा बराबर पाई पे देखिए क्या है। ये है टी स्क्वायर, टी यानी इसका स्क्वायर रूट। तो जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, और ये 1 होगा तो ये z0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2z0r, अर्थात ये कैपिटल R माइनस z0 या z0 माइनस कैपिटल R। तो चूंकि मेरा z0 बड़ा है और ये t, इसको इस लेंथ को हम कह रहे हैं, तो एट थीटा इक्वल टू 0, और ऐसे भी देख सकते हैं, जब थीटा बराबर 0 का मतलब है कि ये पॉइंट इसी लाइन पर है, यहीं पर है, इस लाइन पे है, और ये r डिस्टेंस है, z0 माइनस r, तो t बराबर z0 माइनस r। इसी तरीके से जब थीटा बराबर पाई लेंगे, अगर आप थीटा बराबर पाई लेते हैं तो इसलिए लाइन पे ऐसे आगे जा कर के और कहीं पे कटेगा, और तब वो z0 प्लस r बन जाएगा, वहाँ से भी वही चीज़ बनेगी। थीटा बराबर पाई रखिए, कॉस थीटा इज -1, यहाँ प्लस होगा, स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये हो गया t बराबर z0 प्लस r। तो इसलिए इंटीग्रेशन जब करेंगे t से, तो t यहाँ कट ही गया, और ये बना 1 बाई z0r, और t बना, dt का इंटीग्रेशन t बना, और लिमिट्स रखिए, लोअर लिमिट z0 माइनस r t बराबर, और ये z0 प्लस r, क्या बना z0 प्लस r
माइनस जेड नॉट माइनस आर यानी 2r, तो 2r यहाँ पे 2r, r से r कट के 2 बाई जेड नॉट, 2 बाई जेड नॉट। और अब इसको आप लेकर के यहाँ आ जाइए, फिर से वी एवरेज निकालिए। वी एवरेज इक्वल टू 2 पाई से 4 पाई काट के यहाँ 2 कर लीजिए, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन है 2 बाई जेड नॉट, तो इंटू 2 और बाई जेड नॉट, और ये हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड नॉट। और देखिए अब ये q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड नॉट, ये इस सेंटर पर के पोटेंशियल का वैल्यू बना। तो मैंने पूरे सरफेस पर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल देख करके उनका एवरेज निकाला, और वो एवरेज उस सरफेस का जो केंद्र था उस पर जो एक्यूरेट वैल्यू है उस पोटेंशियल का, उसके बराबर हो गया। सो विच इज इक्वल टू वी एट सेंटर। तो देखिए ये प्रॉपर्टी आ गई, the average value of the function at the boundary of the range is same as the value of the function at the center of the range। इस बार मेरा जो रेंज है ये 1 डायमेंशन के हिसाब से लिखा हुआ था, तो रेंज हमारा एक 1 डायमेंशनल रेंज था। अभी जो है वो एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का पूरा बाउंडिंग सरफेस है, तो उस पूरे बाउंडिंग सरफेस का जो सेंटर है स्फेरिकल सरफेस का, वहाँ पोटेंशियल का वैल्यू, और उस बाउंड्री सरफेस के हर पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाल करके उनका एवरेज कीजिए वो वैल्यू। ये दोनों एक ही होते हैं। लैप्लेस इक्वेशन के सॉल्यूशन की ये खूबी है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तुरंत हम इस खूबी को भी देख सकते हैं इमीडिएटली, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर हमने एक पॉइंट लिया और हम कहते हैं कि ये मेरा पूरा रीजन है जहाँ लैप्लेस इक्वेशन वैलिड है, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, मान लीजिए कि ये मैक्सिमम है अपने आसपास के पॉइंट्स में, यहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसको केंद्र बना करके हमने एक स्फीयर बना दिया, छोटा स्फीयर बना दिया। तो अगर ये मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, और उसको केंद्र बना के स्फीयर बनाया है, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इससे कम होगा। तब ये रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल इससे कम है तो उनका एवरेज करने से ये वैल्यू नहीं आ सकती। एवरेज करने से अगर ये वैल्यू आ रही है तो कहीं इससे ज़्यादा हो, कहीं इससे कम हो, हर जगह इससे कम हो, तो एवरेज करने से ये वैल्यू नहीं आ सकती। इसी तरह से ये अगर मिनिमम हो तो बाकी सब जगह पे इससे अधिक होना चाहिए, तब भी उसका एवरेज करके ये नहीं आ सकता। तो इससे तुरंत फॉलो हो गया ये दूसरी वाली बात भी कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम अंदर में नहीं हो सकता है। v का मैक्सिमम मिनिमम जब भी होगा तो इसके बाउंड्री पर ही हो सकता है, इसके बाउंड्री रीजन पर ही हो सकता है। कहीं पर बीच में आप सोचिए कि एक पॉइंट है जहाँ पर कि मैक्सिमम हो, जहाँ पर कि मिनिमम हो, तो वैसा नहीं हो सकता।